हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉडीज़ के बारे में। दो तरह के निकाय होते हैं, दो तरह की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से निकाय होते हैं एंड इनमें डिफरेंस क्या क्या है, इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, ये सब कुछ हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो बॉडीज़ होती है जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। इनके बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इनके बारे में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इनके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ है संविधान के अंदर, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो जिनके बारे में संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैच्यूटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो संसद के किसी एक्ट के द्वारा, किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये NHRC बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कैसे बनाया गया था? ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा ही तो बनाया गया था। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा। इसको बनाया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो वही होती है हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी, जिनको किसी एक्ट के द्वारा, किसी कानून के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। संसद के द्वारा कोई पर्टिकुलर अधिनियम पारित करके इन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो गैर संवैधानिक होती है, ठीक है। ना तो ये संवैधानिक रूप से लिखी हुई है, मतलब कि ना तो इनके बारे में संविधान में लिखा है एंड ना ही इनको किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ये बस ऐसे ही बना दी जाती है विदाउट मेकिंग एनी एक्ट, जैसे नीति आयोग, ठीक है। आज इस वीडियो में हम मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मतलब कि ऐसी बॉडीज़ जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारी कंट्री में एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 76 में, ठीक है। आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है CAG के बारे में। CAG मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 में लिखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा आर्टिकल 315 से 323 में लिखा हुआ है UPSC के बारे में। UPSC मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 315 से 323 में, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक एक्ट बनाया गया था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी का एग्जाम्पल ही मैंने आपको दिया था, नीति आयोग, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 15 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है, यानी कि भाग 15, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 324 से 329A, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन होता है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है CEC, उसके अंडर 2 असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी कि AEC, ठीक है। एंड 4 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 7, ठीक है। इनका टेन्योर अगर देखें, टाइम पीरियड, तो इनके टाइम की ड्यूरेशन होती है 6 साल या 65 एज, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब कि ये जो है ये कब तक रहते हैं अपने पद पर? 6 साल तक, उसके बाद इलेक्शन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, बट 6 साल होने से पहले ही उसकी एज 65 ईयर्स हो जाए, चाहे उसकी एज 2 साल में ही 65 साल हो जाए,
तो भी उसको अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है ये किस किस के इलेक्शन करवाता है? ये प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, ठीक है, इन सब के ये इलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 में लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के बारे में किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 315 से 323 में। ठीक है, पार्ट 14 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14। एंड इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 9 से 11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें 9 से 11 तक मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके जो चेयरमैन होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, इन सब के अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, टाइम पीरियड इनका भी सेम है, 6 साल या 65 एज। ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी जो है वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स करवाता है? ये कई एग्ज़ाम करवाता है। ऐसा ही नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करवाता है, और भी एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी करवाता है। जैसे सिविल सर्विसेज के तो करवाता ही है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सब के। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस, डिफेंस सर्विस, जुडिशल सर्विस, इनके भी कुछ एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आईएएस, आईपीएस के अगर ट्रेनिंग की बात करें तो आईएएस, आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? लबसना में। ठीक है, LBS एंड AA। लबसना नाम की एक जगह है जो कि मसूरी में है। इसकी फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आईएएस एंड आईपीएस की एक तरीके से आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग होती है कंप्लीट। ठीक है, करंट चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? तो यूपीएससी के करंट चेयरमैन है मनोज सोनी। ठीक है, जो कि 2022 में यूपीएससी के चेयरमैन बने। ठीक है, 6 साल तक ही रहेंगे। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के? ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के रोस बारकर। ठीक है, रोस बारकर जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस जो कि ब्रिटिश इंडिया में जिन्होंने रूल भी किया, गवर्नर जनरल में। ठीक है, इनको लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। जैसे यूपीएससी होता है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही एसपीएससी भी होता है यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करता है? ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 में ही लिखा हुआ है इसके बारे में भी। टाइम पीरियड इनका भी सेम होता है, बस एज कम है थोड़ी। ठीक है, 6 साल या 62 एज। यूपीएससी के जो वो मेंबर्स थे उनकी एज 65 थी, इनकी 62 होती है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनके चेयरमैन को, इनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट, बट इनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। ये सारी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में गिवन है। ठीक है, एंड इसमें मेंबर्स कितने होते हैं फाइनेंस कमीशन में? एक चेयरमैन होता है एंड 4 उसके नीचे मेंबर्स काम करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड यानी कि टेन्योर हो गया 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन को अपॉइंट करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि नेशनल कमीशन फॉर SC, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, आर्टिकल 338 में गिवन है ये। इनका टेन्योर होता है 3 साल का।
ठीक है। मेंबर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है एंड 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है ये कब बना था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी कब बनाया गया था हमारी कंट्री में। ठीक है, इनका जो सारा एक तरीके से हम बोल सकते डिस्क्रिप्शन है वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 338A में। ठीक है, इनका टेन्योर होता है 3 साल का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।